गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पर्यावरण वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे जल प्रदूषण। ठीक है। जल प्रदूषण क्या होता है? जल के मुख्य स्रोतों में जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है, स्रोत, वहाँ पर कोई भी दूषित और विषैला तत्व अगर आ जाता है तो वहाँ पर जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि विभिन्न स्थानों पर गंगा नदी या दिल्ली व आगरा में यमुना का जल विषैला हो रहा है। गोमती गोदावरी की भी यही स्थिति है। नदी तालाबों के अतिरिक्त समुद्र का जल भी बहुत अधिक प्रदूषित हो चुका है। औद्योगिक नगरों में होने वाली वर्षा का जल भी वायुमंडल की अशुद्धियों के कारण प्रदूषित होता है। वर्षा के जल में अनेक बार तेजाब की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। मीन्स अम्लीय वर्षा कभी कभी हो जाती है, तो इसके कारण भी जल प्रदूषित होता है। फिर आता है जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ जल प्रदूषण कैसे कैसे होता है, ये है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जल का दूषित हो जाना ही जल प्रदूषण है। जल स्वयं में एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य घटक होते हैं। शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र H2O है। यह शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और स्वाभाविक चमक युक्त होता है। यह एक अच्छा विलायक है। विलायक मीन्स हर चीज़ में ये मिल सकता है या इसमें हर चीज़ मिल सकती है, जिसमें विभिन्न पदार्थ शीघ्र ही घुल जाते हैं। इस कारण से किसी भी विजातीय और हानिकारक पदार्थ का जल स्रोतों में मिल जाना अथवा घुल जाना जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। इसके मुख्य कारण और स्रोतों का परिचय निम्नवत है, जैसे औद्योगिक वाहित मल, सीवेज। आपने देखा होगा कि जो घर में मलमूत्र है, घरेलू गंदगी है, कपड़े को धोने के बाद उसका जो बचा हुआ पानी है, ये सब जो निकलता है, ये सब प्राय उन नदियों के जल में मिला दिया जाता है जिनके किनारों पर ये गांव, कस्बे, नगर आदि बसे होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बस्तियों के किनारों की नदियों, झील आदि के जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वाहित मल से अनेक प्रकार के कीटाणु जल में आ जाते हैं। जो गंदगी युक्त जल बह रहा है उससे अनेक कीटाणु जल में आ जाते हैं और विभिन्न रोग फैलाते हैं। नंबर 2 आता है वर्षा का जल। वर्षा का जल खेतों की मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर नदियों, झीलों और समुद्र तक पहुंचा देता है। जो मिट्टी हम खेतों में हम पानी दे रहे हैं, लगा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि ऊपरी परतों को बहाकर वर्षा का जल ऊपरी परतों को बहाकर ये हमारे नदी, समुद्रों, झीलों तक पहुंचा देता है। इसके साथ अनेक प्रकार की खाद, नाइट्रोजन और फॉस्फेट के यौगिक कीटनाशक पदार्थ भी जल में पहुंच जाती हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। थर्ड आता है औद्योगिक संस्थानों द्वारा विसर्जित पदार्थ। औद्योगिक संस्थानों द्वारा विसर्जित पदार्थों में अनेक विषैले पदार्थ जैसे अम्ल, क्षार, साइनाइड आदि, रंग रोगन, चमड़े और कागज उद्योग द्वारा विसर्जित पारे के यौगिक, रसायन और पेस्टिसाइड उद्योग द्वारा विसर्जित शीशे, ठीक है, लेड के यौगिक व कॉपर, जिंक के यौगिक प्रमुख हैं। ये सभी अवशेष जल स्रोतों को निरंतर प्रदूषित करते रहते हैं। आगे आता है तेल द्वारा प्रदूषण। इस प्रकार का प्रदूषण समुद्र के जल में या तो जहाजों द्वारा तेल विसर्जित करने से होता है अथवा समुद्र के किनारे पर स्थित तेल शोधकों संस्थानों के कारण होता है। जब भी वहां से तेल निकलेगा या ट्रांसफर होगा तो वह तेल जल में बह जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ। नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप रेडियोधर्मी पदार्थ जल को प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रकार का प्रदूषण प्राय समुद्र के जल में होता है। फिर आता है शव विसर्जन। हमारे समाज में विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के कारण मृत व्यक्तियों के शव को, अस्थियों को, चिता की राख आदि को नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है, जिस कारण भी जल प्रदूषण में वृद्धि होती है। अब आता है जल प्रदूषण का जन स्वास्थ्य पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा जब हम प्रदूषित जल ले रहे हैं? इसके कारण क्या होता है? विभिन्न हानियां होती हैं।
बहुत तरह के रोग हो जाते हैं, जैसे हैजा, पेचिश, पीलिया, टाइफाइड, पैराटाइफाइड आदि ये सभी रोग हो जाते हैं। ठीक है। प्रदूषित जल एक अन्य प्रकार से भी मनुष्य को प्रभावित करता है। जानते हैं आप लोग जैसे कि बहुत से लोग मांसाहारी होते हैं तथा मांस प्राप्ति का एक मुख्य साधन मछलियां भी होती हैं और जलजीव अन्य भी होते हैं। और जब वो दूषित जल में मछलियां होती हैं तो वहाँ पर जो मछलियां वे निकाली जाती हैं वे उनके शरीर में भी अनेक विषैले तत्व होते हैं, जिस कारण उनका सेवन करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसको जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे? नंबर 1, कूड़े करकट, गंदगी, मलमूत्र आदि का जल में विसर्जन प्रतिबंधित होना चाहिए। सीवन प्रणाली का विस्तार होना चाहिए। सीवन के जल को नगर के बाहरी किसी उपयुक्त स्थान पर दोष रहित करने के पश्चात नदी में प्रवाहित करना चाहिए। मृत व्यक्तियों, प्राणियों अथवा उनकी राख का जल में विसर्जन प्रतिबंध करना चाहिए। उद्योगों, कारखानों के संचालकों को स्पष्ट व कठोर आदेश होने चाहिए कि वे अपने अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन का उचित प्रबंध करें और किसी भी स्थिति में उन्हें जल स्रोतों तक न जाने दें। फिर जल के शुद्धिकरण के लिए जल स्रोत में मछलियां, शैवाल, अन्य जलीय पौधे उगाए जाएं। जो भी ये जल के अंदर होते हैं, मछली हैं, शैवाल हैं या जो जलीय जीव हैं, ये सब हम जल को शुद्ध करते हैं। ठीक है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर यूज होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में इनको रखना चाहिए। फिर आता है डीडीटी व एल्ड्रीन जैसे विषैले पदार्थों का उपयोग आदि प्रतिबंधित किया जाना संभव न हो तो इन्हें सीमित अवश्य किया जाना चाहिए। इनका मीन्स यूज करके हम जल का भी शुद्ध कर सकते हैं। नदी, झीलों, तालाबों के किनारों पर वस्त्र आदि नहीं धोने चाहिए। साबुन, डिटर्जेंट के उपयोग के कारण लगभग 40% जल दूषित हो जाता है। इसी तरह विषैले प्रदूषकों को नदियों द्वारा समुद्र तक पहुंचने से रोकने के उपाय करने चाहिए। परमाणु भट्टियों, नाभिकीय विखंडनों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में समुद्र के जल को रेडियोधर्मी पदार्थों से मुक्त रखना चाहिए। प्रदूषण संबंधी आवश्यक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक नागरिक प्रदूषण की रोकथाम के कार्यक्रम में निजी योगदान दे सके और पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ये था आपका जल प्रदूषण। अब आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी बच्चों क्या है? जब ध्वनि का अनावश्यक तथा अधिक शोर होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इसमें क्या है, जितनी हमारी सुनने की क्षमता है, अगर उससे अधिक शोर हो रहा है, उससे अधिक आवाज़ हो रही है, ध्वनि हो रही है, तो इट मीन्स और वह हमारे कानों को अच्छी नहीं लग रही है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ये ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। यह कैसे भी हो सकता है? कल कारखानों से, रेलगाड़ियों से, अन्य वाहनों से, या लाउड स्पीकर का हो, या रसोई में बर्तन का हो, किसी भी कारण से जो अवांछनीय ध्वनि होती है वह ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉक के कथनानुसार एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बुरे शत्रु के रूप में क्रूर शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। वास्तव में ध्वनि या शोर की तीव्रता ही ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होती है। ठीक है। अब आता है ध्वनि प्रदूषण का जन स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक वैज्ञानिक हैं ग्रिफिथ, उनके अनुसार शोर व्यक्ति को समय से पहले बूढ़ा बना देता है। समझ में आया? शोर व्यक्ति को समय से पहले बूढ़ा बना देता है। हमारे शरीर पर शोर का प्रभाव अनेक प्रकार से पड़ता है। शोर या ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता घटती है, यह विभिन्न दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकता है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति बहरा हो सकता है, अर्थात उसकी सुनने की शक्ति समाप्त हो सकती है। इस विषय में कहा गया है कि कानों को शोर के कारण कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि शोर के कारण हमारे कान कभी आराम नहीं कर पाते, अतः ये अतिरिक्त थकान के शिकार बन जाते हैं। ठीक है। अत्यधिक शोर के कारण उच्च रक्तचाप, श्वसन गति, नाड़ी गति में उतार चढ़ाव, जठरांत की गतिशीलता में कमी, रक्त संचरण में परिवर्तन,
हृदय पेशी के गुणों में परिवर्तन, ये सब हो सकते हैं। अब आता है ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण। कैसे करेंगे? कल कारखानों और औद्योगिक संस्थानों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना, ताकि वहाँ से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, सायरन होता है, वो हमारे वातावरण को दूषित ना करे। फिर आता है आवासीय क्षेत्रों में उच्च ध्वनि वाले लाउड स्पीकरों का कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए। वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए समस्त तकनीकी उपाय अपनाने चाहिए। ध्वनि को ऊंची ध्वनि वाले हॉर्न नहीं लगाने चाहिए। औद्योगिक शोर को प्रतिबंध करने के लिए यथास्थान अधिक से अधिक साइलेंसर लगाए जाने चाहिए। जहां तक संभव हो मकानों को अधिक से अधिक ध्वनि अवरोधक बनाना चाहिए। बच्चों, अब आगे आता है पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी प्रदूषित जगह में, पर्यावरण में जी रहे होते हैं, वहाँ पर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे नंबर 1 आता है जन स्वास्थ्य पर प्रभाव। जन स्वास्थ्य पर इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे पर्यावरण का अधिक प्रदूषण होने लगता है, वैसे वैसे प्रदूषण जनित रोगों की दर गंभीरता में वृद्धि होने लगती है। पर्यावरण के भिन्न भिन्न पक्षों में होने वाले प्रदूषण से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं। जैसे वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। जल प्रदूषण के परिणाम स्वरूप जल पाचन संबंधी रोग हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी तंत्रिका तंत्र, हृदय, रक्तचाप आदि विकारों को जन्म देता है। ठीक है। और मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहारगत सामान्यता भी विकृत हो जाती है। इस तरह से ये जन स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। फिर आता है व्यक्तिगत कार्यक्षमता पर प्रभाव। जब हमारा कोई प्रतिकूल प्रभाव हम पे डाल रहा है प्रदूषण, तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो क्या होगा? व्यक्ति के कार्य करने में भी कमी आएगी। स्वास्थ्य ठीक होगा तो व्यक्ति कार्य भी अच्छे से कर पाएगा, और जब उसके स्वास्थ्य में ही कमी आ जाएगी, निम्न स्वास्थ्य हो जाएगा स्तर का, तो व्यक्ति कार्य क्षमता भी उसकी कम हो जाएगी। आर्थिक जीवन पर प्रभाव। आर्थिक जीवन पर प्रभाव क्या है? जब व्यक्ति का स्वास्थ्य सही होगा, वह कार्य भी ठीक कर पाएगा, तो उसकी आर्थिक जीवन भी उसका अच्छा हो जाएगा। और जब उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, वह कार्य भी नहीं कर पाएगा, और बल्कि उसको अपने स्वास्थ्य को सही बनाने के लिए डॉक्टर से उपचार भी करना पड़ेगा, या उसको उसके लिए सही करने के लिए भी उसको विभिन्न उपाय करने पड़ेंगे, जहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। तो ये 3 इसके उपाय हैं जब हम अपने पर्यावरण प्रदूषण को अपने जीवन पर हावी होने से रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका पर्यावरण से संबंधित पाठ। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप वीडियो ऑन करते हैं, चैनल पर लिंक करते हैं, लिंक पर क्लिक करते हैं, तब आपको साइड में एक रेड दिखाई देता है, लिखा हुआ रेड कलर से सब्सक्राइब। आप उसको सब्सक्राइब करिए, तो आपकी जितनी भी वीडियो होंगी आपके सिलेबस से संबंधित, आपको सारी वीडियो आती रहेंगी आपके पास। आपको पता चलता रहेगा कि मैडम और नया क्या डाउनलोड कर रही हैं, क्या अपलोड कर रही हैं। आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपको ये वीडियो ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी। आपके पास टाइम टू टाइम सारी वीडियो आती रहेंगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, सिर्फ उसको आप रेड वाले बटन को, सब्सक्राइब को क्लिक करना है। ठीक है बच्चों।